कब्ज की परिभाषा हमारे भारतवर्ष में बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार से दी गई है। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो उनके यहाँ ये कहा जाता है कि अगर किसी को हफ्ते में 3 बार से कम लैट्रिन हो रही है, पैखाना हो रहा है, तो वो कब्ज की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी आदमी एक बार भी अगर लैट्रिन जा रहा है तो नॉर्मल है, अगर एक बार से कम जा रहा है तो उसको कब्ज हो रहा है। तो अगर लोगों की बात करें तो उनके हिसाब से अगर एक बार से कम अगर पैखाना जा रहे हैं, लैट्रिन जा रहे हैं, तो उनको कब्ज है। हम कैसे किसी में कहें कि किसी को कब्ज है? तो बहुत ढेर सारे लक्षण होते हैं जिसके आधार पे हम परिभाषित करते हैं कि किसी को कब्ज है कि नहीं है। सबसे पहले तो अगर कोई ये कहता है कि मुझे कड़ी टट्टी हो रही है तो हम कहते हैं कि कब्ज हो रहा है। दूसरी बात कि क्या किसी को लैट्रिन को बाहर निकालने में दिक्कत हो रही है तो कब्ज है। तीसरी बात कि अगर किसी को हफ्ते में 3 बार से, जैसा कि कम बताया गया, लैट्रिन हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि कब्ज है। अगर मान लीजिए कि लैट्रिन फंसी हुई महसूस हो रही है, लैट्रिन को उंगली से निकालना पड़ रहा है या लैट्रिन के आसपास के एरिया दबा दबा करके लैट्रिन निकालना पड़ रहा है, तो भी हम कहेंगे कि किसी को कब्ज है। ये सब सारे लक्षण हैं जो कि ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति में कब्ज हो सकता है। कब्ज के बहुत ढेर सारे कारण हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है किसी को कि कब्ज नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि मुझे कब्ज है। ये दिमागी, जिसको आमतौर की भाषा में कहते हैं कि दिमागी फितूर है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, साइकेट्रिक कारण भी कहते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि उनको वास्तव में कब्ज होता नहीं है। रोज़ वो लैट्रिन जाते हैं, फिर भी उनको लगता है कि मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा कारण होता है, जिसको हम अलग अलग बीमारियों के नाम से भी जानते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा में कहें या वैज्ञानिक भाषा में कहें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं उसको। दूसरा जो ग्रुप है जिसकी वजह से कब्ज होता है वो है ऑर्गेनिक डिजीज, मतलब कि किसी न किसी तरह की कोई संरचनात्मक या फिजियोलॉजिकल बीमारी है शरीर में जिसकी वजह से कब्ज होता है। दूसरे अंगों में होने वाली बीमारियां हैं, जैसे शुगर हो गया, थायराइड की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, लीवर की, गुर्दे की, इन सब में भी कब्ज होता है। जो ज़्यादातर केसेस जो कब्ज के हमारे यहाँ आते हैं या हॉस्पिटल में दिखाने आते हैं, वो आंतों की बीमारियों को लेकर के आते हैं, जो इमरजेंसी में भर्ती होते हैं। जैसे कि किसी को आंत रुक जाना, आंत बंध जाना कहते हैं, उसमें जो कब्ज होता है वो इमरजेंसी कंडीशन होती है। कैंसर अगर हो जाए किसी को आंतों का, लैट्रिन के रास्ते का, उसकी वजह से भी कब्ज हो सकता है। तो ये सब ढेर सारे कारण हैं कब्ज होने के। इन सब का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है और सोचा जाना बहुत ज़रूरी है इन सब के बारे में जब कोई किसी को कब्ज होता है। तो तनाव बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है कब्ज का। तनाव का पूरे शरीर पे असर पड़ता है, पेट भी उसमें से एक है। जो व्यक्ति तनावग्रस्त रहते हैं वो ज़्यादातर फिजिकल इनएक्टिविटी पाई जाती है एक तरीके की, मतलब कि वो निष्क्रिय रूप से ज़्यादातर रहते हैं, या ओवर एक्टिव जो रहते हैं तनाव वाले, वो खाना खाना भूल जाते हैं। तो कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं, उनके जीवनचर्या अलग होती है, गड़बड़ होती है, भोजन उनका अलग होता है। तो जो तनावग्रस्त लोग होते हैं उनमें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ और न्यूट्रिशनल डिजीज़ेज़ काफ़ी कॉमन होती हैं जिसकी वजह से कब्ज होता है। तो तनाव भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कब्ज का। कब्ज की पहचान सबसे पहले तो लक्षणों के आधार पर की जानी चाहिए, यानी कि जो 5 या 6 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें कि कड़ी लैट्रिन हो रही हो, कम लैट्रिन हो रही हो, साफ़ नहीं लैट्रिन हो रही हो, लैट्रिन से उंगली से निकालना पड़ रहा है या दबा दबा के निकालना पड़ रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, कुछ जांचें होती हैं, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, एक्सरे किया जा सकता है, जिसमें कि आंतों की रुकावट पता लगती है। दूरबीन से जांच करनी पड़ती है, ये देखना होता है कोई कैंसर तो नहीं है किसी तरह का, सीटी स्कैन किया जा सकता है। आजकल बहुत ही कुछ नए जांच के तरीके आ गए हैं जिससे कि लैट्रिन के रास्तों की संरचनात्मक बनावट देखी जा सकती है और वो प्रॉपर ढंग से, उचित ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं, ये देखा जा सकता है। उसमें कई टेस्ट हैं, जैसे कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे डिफिकोग्राफी हो गई, एनोरेक्टल मैनोमेट्री हो गई।
और भी बहुत ढेर सारे टेस्ट हैं जो जांच कराए जा सकते हैं कब्ज के लिए, और उनके आधार पे कब्ज की पहचान की जा सकती है। किसी भी बीमारी का अगर हमें इलाज करना है तो सबसे पहले उसके कारणों की पहचान करनी होती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं, जैसे तनाव बताया गया, साइकोलॉजिकल कारण बताए गए, इसका देखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो तनाव मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हाइपर एक्टिव है या बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है तो उसको हमें बताना होता है कि आपको अपनी जीवनचर्या को संतुलित करना है। कम से कम रोज़ आधे से 1 घंटा आपको पैदल चलना है, एक्सरसाइज करनी है, कसरत करना है, और उचित ढंग से खाना खाना है। उचित बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में हर पदार्थ की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो पानी होता है और रेशेदार खाने होते हैं, जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कब्ज वाले। रोज़ कम से कम 30 से 40 ग्राम, 50 ग्राम फाइबर लेना जरूरी होता है, तो हर आदमी को इतना लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है दूसरा चरण की, जो भी कारण है, डायबिटीज़, थायराइड, इनका प्रॉपर इलाज। और अगर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एनोरेक्टल मैनोमेट्री के आधार पर अगर कोई संरचनात्मक बीमारी आती है जिसका सर्जरी से इलाज किया जा सकता है तो उसका सर्जरी भी किया जाना चाहिए। अगर संरचनात्मक बीमारी नहीं आती है तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि फंक्शनल बाउल डिजीज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर। इनमें कई प्रयोगात्मक तरीके होते हैं, जैसे बायोफीडबैक हो गया, या और कई तरह की नई इलाज आ रहे हैं। योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि जो इवन फंक्शनल बाउल डिजीज होंगी इनमें भी काम करती हैं ये सब सारी चीज़ें। तो इतने ढेर सारे इलाज के तरीके हैं। अगर कोई मरीज हमारे पास कब्ज की बीमारी लेकर के आता है तो सबसे पहले हमको उचित ढंग से प्रश्न पूछते हैं जिससे पता लगे कि कब्ज किस वजह से हो रहा है। फिर दूसरा, उसमें कुछ जांचें करते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, दूरबीन से जांच, एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं, वो हम करते हैं। और एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है जिसको एनोरेक्टल मैनोमेट्री कहते हैं। इससे हमें क्लियर हो जाता है कि कब्ज किस वजह से हो रहा है। इसके अलावा और भी कई जांचें होती हैं, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये सब जाँचें हम करा लेते हैं। इसके बाद हम मर्ज पकड़ते हैं कि शरीर के किसी और अंग की वजह से कब्ज हो रहा है या आंतों की बीमारियों की वजह से कब्ज हो रहा है। अगर किसी और अंग की बीमारी की वजह से कब्ज हो रहा है, जैसे शुगर, थायराइड, तो उसका उचित ढंग से हम इलाज करते हैं। अगर आंतों की किसी बीमारी की वजह से हो रहा है तो उसका हम ये देखते हैं कि क्या किसी दवा से इलाज हो सकता है। अगर दवा से इलाज हो सकता है तो दवा से उसको शुरू कर दिया जाता है। उसमें जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ होती हैं, जैसे कुछ सिरप हो गए, लैक्सेटिव, जिनसे लेट्रिन पतला किया जाता है, वो दिया जाता है। खान पान में परिवर्तन किया जाता है, उनके ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है, फाइबर बढ़ाए जाते हैं, और उनसे ये कहा जाता है कि भोजन समय पे करें, खाली पेट ना रहें। ये सब सलाह दी जाती है। अगर दवाइयों से ना ठीक होने वाली बीमारी है जिसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको सलाह देते हैं कि आपके आंतों में ये दिक्कत है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, और हम उसको सर्जन के पास भेजते हैं। ज़्यादातर केसेस में जीवनचर्या और भोजन से संबंधित बीमारियों की वजह से कब्ज होता है तो उनमें परिवर्तन कर दिया जाए तो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी अंदरूनी है, जैसे कि कैंसर हो गया या फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर हो गया, तो इनके बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। कैंसर फैल सकता है और आगे आने वाले 2, 4, 6 महीने, साल भर में मृत्यु तक हो सकती है। तो प्रॉपर इसका जांच किया जाना और इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर तो लोग उंगली डालते हैं अंदर, उससे अल्सर बन जाते हैं, खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है, वो बाद में आगे जाकर के बहुत दिक्कतें पैदा करता है। तो ये सब सारे कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं हैं, जोखिम हैं कब्ज के, जिसका ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है, उचित ढंग से इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है। कब्ज की रोकथाम उचित ढंग से खान पान, जीवनचर्या संतुलित होना चाहिए। अगर किसी को कोई बीमारी पकड़ में आ जाती है तो उसका उचित ढंग से इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जितने लक्षण बताए गए हैं, अगर इसमें से कोई भी एक नज़र आता है तो तुरंत ही किसी अच्छे क्लिनिशियन को दिखा करके उचित ढंग से इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ हैं उपाय जिनसे कि कब्ज से बचा जा सकता है। ज़्यादातर लोगों के जिनको कि कब्ज होता है उनके भोजन में पानी की कमी होती है, रेशेदार
पदार्थों की कमी होती है या म्यूकस वाले जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनकी कमी होती है। तो ऐसे पदार्थ उनको रोज़ शामिल करना चाहिए। जैसा कि बताया गया है कि जाड़े के दिनों में 3 से 4 लीटर पानी या गर्मी के दिनों में 4 से 5 लीटर रोज़ पानी पीना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए, फैट वाली भी चीज़ें संतुलित मात्रा में लेनी है, कार्बोहाइड्रेट लेना है आपको। तो अगर हम ये सब पदार्थ संतुलित मात्रा में लें तो कब्ज से न केवल बचाव किया जा सकता है बल्कि जिसको कब्ज होता है वो भी ठीक किया जा सकता है। दरअसल जंक फूड आजकल के बदलती हुई जीवनचर्या में जंक फूड बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कब्ज के। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जहाँ रास्ते में जो मिला वो खा लिया, पेट भर लिया और काम पे लग गए। आजकल देखिए जो जंक फूड भी बनाने वाले कंपनियां हैं उनको भी पता है कि इस तरह के खाने से कब्ज हो सकता है। तो जंक फूड बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन उनका ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जंक फूड चुनते हैं। उसमें अगर खराब जंक फूड चुनेंगे तो कब्ज करेगा। अच्छे क्वालिटी के जंक फूड, अगर मान लीजिए जंक फूड का सिंपल सा मतलब होता है कि असंतुलित भोजन, जो रास्ते में मिल गया आपने खा लिया। संतुलित भोजन अगर है जो बाहर आप रेडी टू ईट खाते हैं उसको हम बल्कि जंक फूड की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। वो भी एक तरीके का संतुलित भोजन ही होगा, लेकिन तब भी कोशिश करना चाहिए कि रेडी टू ईट जो मील होता है उसको ना खाया जाए, घर का बना हुआ खाना खाया जाए। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं तो न सिर्फ कब्ज से बचाव किया जा सकता है बल्कि जिसको अगर कब्ज है वो ठीक भी किया जा सकता है।